हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था बिग बैंग। कल की हमारी क्लास थी बिग बैंग की, उसको कंप्लीट किया था हमने और शुरुआत की थी तारामंडल की। तो तारामंडल भी हमने कुछ कुछ पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज हमको उसको भी फिनिश करेंगे, तारामंडल को। तो कल हमने बिग बैंग फिनिश किया था और उसमें फिनिश करते टाइम मुझे ये लगा कि मेरे कुछ पॉइंट छूट गए, तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। जो इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट लगे मुझे, मैंने नोट कर लिया। आज आपको काफ़ी कुछ दिखाई देता होगा व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तारामंडल फिनिश करूँगी, कहीं कुछ गलती से मेरे से छूट ना जाए, क्योंकि मैं एकदम ट्रेंड टीचर नहीं हूँ। मेरे माइंड में है सब कुछ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ एक आध पॉइंट छूट जा रहा है। तो मुझे ये लग रहा है, मैं अपनी क्लास को 2-3 बार देखती हूँ कि इसमें ये कमी थी, मेरे बोलने में कमी थी, मेरा ये था, मेरा वो था, मेरा यहाँ ये छूट गया, यहाँ ये छूट गया। तो मैं नहीं चाहती कि किसी तरीके का कोई पॉइंट छूटे, इसलिए मैंने आज व्हाइट बोर्ड पे अपने कुछ पॉइंट लिख लिए हैं। बाकी तो मैं बोलूँगी तो आप समझ ही जाएंगे और वो पॉइंट आपको लगे। वैसे तो इतने स्टूडेंट नहीं है, अभी धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ेंगे तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा लिख के ही समझा दूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा और मेरे में सुधार भी आएगा कि मतलब कुछ पॉइंट लिखने के बाद आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इसमें मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मुझे अच्छा भी लगेगा कि हाँ, मैं आपको समझा पा रही हूँ, क्योंकि मैं एक गुड टीचर बनना चाह रही हूँ। ऐसा नहीं कि बस आए और काम चलाऊ चीज़ें की और ख़त्म हो गया। मैं चाहती हूँ कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, वो हम अपने अंदर सिखाने की कला ला पाएँ। तो उस चक्कर में, उस मतलब प्रक्रिया में मैं अभी हूँ और मैं सीख रही हूँ। हर रोज़, हर पल, हर घड़ी सीखती हूँ कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। तो देखते हैं, आज हम तारामंडल की क्लास को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने क्या ख़त्म किया था, बिग बैंग थ्योरी, जिसमें हम कुछ 1-2 पॉइंट छूट गए थे, वो मैं बता देती हूँ कि बिग बैंग थ्योरी के किसने दी थी। उनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। बिग बैंग थ्योरी के मतलब निर्माता कौन थे? जॉर्ज लेमेत्रे। और और ब्रह्मांड फैल रहा है और लगातार फैले जा रहा है, ये किसने बताया था हमें? एडविन हब्बल ने बताया था। पर ब्रह्मांड मतलब कैसे फैल रहा है? उन्होंने बताया था डॉपलर के प्रभाव से क्या है, ब्रह्मांड फैल रहा है। डॉपलर का प्रभाव क्या होता है? फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिजिक्स वाले ज़्यादा पढ़ते हैं डॉपलर का प्रभाव। डॉपलर का प्रभाव वो होता है जैसे कि कोई भी चीज़ जब हमारे पास में आती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? बढ़ जाती है, और कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी घट जाती है। जैसे कोई भी चीज़, सपोज़ दैट अगर हमारे पास कोई गाड़ी है, हमारे साइड को चलती हुई आ रही है, तो क्या होगा? हमें उस गाड़ी की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, और वो गाड़ी अगर हमसे दूर जा रही है तो उस गाड़ी की आवाज़ कम सुनाई देती है। यही फ्रीक्वेंसी, यही डॉपलर का प्रभाव है। ऐसे ही जब तारे पास में आते हैं, जैसे ब्रह्मांड अभी फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, ठीक है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि ब्रह्मांड फैल रहा है। और जैसे ही कोई ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच रही है, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। और जैसे ही ब्रह्मांड, मान लो उस शक्ति ने छोड़ दिया ब्रह्मांड को, तो एकदम खचाक से आके आपस में मिलेगा और हम सब लोग तहस-नहस हो जाएँगे। क्योंकि वो क्या है कि एक सुपर क्रंच होगा। सुपर क्रंच जब आके एकदम मिलेगा तो हम लोग, क्योंकि क्योंकि क्या है, सारी गैलेक्सी के अंदर क्या होता है, कोर में ब्लैक होल होता है। और ब्लैक होल जब आपस में, ब्लैक होल का घनत्व जानते हैं कितना होता है? जब ब्लैक होल आपस में टकराएँगे और एकदम सुपर क्रंच होगा, जब कोई ब्रह्मांड को ऐसे छोड़ देगा और आके चिपकेंगे, तो हमारा क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर से ब्रह्मांड एक अपने पिन पॉइंट पे आ जाएगा। वही होगा कि फिर से ब्रह्मांड पिन पॉइंट पे आएगा, फिर से एक बिग बैंग होगा, फिर से दुनिया बनेगी, फिर से यही सब होगा। यही दुनिया बनती रहेगी और खत्म होती रहेगी। फिलहाल तो हम ये पढ़ते हैं अपना तारामंडल। तारामंडल पे हम आ जाते हैं। हमने बना लिया अपना आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी, उसी में 100 अरब तारे हैं। 100 अरब तारों में क्या है? एक सूर्य भी है। ये हमारा सूरज है। हमने इसमें सूरज बना लिया। सूरज हमारा एक कोने से है मंदाकिनी के। ये हमारा सूर्य है। और सूर्य के पास ही हमारी पृथ्वी है ना? सूर्य के पास भी हमारी यहीं कहीं पृथ्वी है। और ये जो छोटे-छोटे तारे हैं, ये छोटे-छोटे ग्रुप में, छोटे-छोटे 2, 3, 4 के ग्रुप में जो तारे होते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर, जिसको हमने बताया था ये नक्षत्र होते हैं, ठीक है? ये 27 होते हैं। और उसके बाहर जो तारे होते हैं, नक्षत्र के बाहर जो तारे होते हैं, उसे हम तारामंडल कहते हैं। तो सूर्य के करीब क्या है?
नक्षत्र हैं, और सूर्य से नक्षत्र और तारामंडल कहाँ है? नक्षत्र से दूर, यानी कि सूर्य से दूर है। नजदीक में क्या है? नक्षत्र है, दूर क्या है? तारामंडल है सूर्य के। सूर्य से दूर क्या है? दूरी पे तारामंडल, और नजदीक में क्या है? नक्षत्र है। तो तारामंडल की संख्या कितनी है? 88। जो पुरानी किताबों में, पुराने एग्जाम वगैरह में मैंने क्वेश्चंस वगैरह देखे तो उसमें आंसर हमेशा 88 था, क्योंकि उसमें 89 कहीं था ही नहीं ऑप्शन में। बट न्यू रिसर्च के बाद ये 89 हो गई इनकी संख्या। तो अगर आपको एग्जाम में कभी भी ये 88 या 89 दोनों दिखाई दे तो आप 89 को प्रायोरिटी देंगे, और अगर आपको कहीं ये सिर्फ 88 दिखाई दे और 89 दिखाई ना दे तो आप 88 को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो सारे जो हमने ये भी पढ़ा था कि बृहत सप्तऋषि ऋषि और लघु सप्तऋषि, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में आप पढ़िएगा। ये क्या होते हैं? उत्तर की तरफ जो हमारे तारामंडल है, तारामंडल की जो संख्या 89 है, उसी में ही ये है बृहत सप्तऋषि, जो कि 7 तारों का एक समूह है। ये कल मैंने मैप बना के आपको सिखाया था। और लघु सप्तऋषि ये थोड़ा छोटा है, लेकिन ये भी 7 तारों का एक समूह है। ठीक है, और दोनों समूह में क्या, जब दोनों मिलते हैं, इनके इनके अपने नाम भी हैं, जैसे उर्सा मेजर, ग्रेट बियर और बिग डिपर। ये किसके नाम है? बृहत सप्तऋषि के। और लघु सप्तऋषि के क्या नाम है? उर्सा माइनर, इसका उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, बिग डिपर। मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ वैज्ञानिकों ने उसे भालू की आकृति देती थी कि भालू की तरह दिखता है ये, तो उसको इसीलिए उसको ग्रेट बियर कहा, और छोटा जो लघु सप्तऋषि था वो छोटा दिखता था, उसको स्मॉल बियर कहा। ठीक है, और फिर ये ज्यादातर बृहत सप्तऋषि है, थोड़ा ज्यादा टिमटिमाता है तो इसको बिग डिपर कह दिया, और लघु सप्तऋषि जो कम टिमटिमाता है तो उसको लिटिल डिपर कह दिया। ठीक है, ये इनके नाम है, ये आपको पता होने चाहिए। अब इन्हीं के बीच में होता है ध्रुव तारा, जो कि ध्रुव तारा सब इन दोनों से ज्यादा चमकता है, इन दोनों से ज्यादा चमकता है। तो इसको, इसके तारे का नाम क्या है? लोड स्टार भी कहते हैं, पथ प्रदर्शक भी कहते हैं इसको, क्योंकि पहले के इंसान क्या थे, जब समय जो मशीन वॉच ये सब नहीं बनी थी, तो क्या हुआ था कि ध्रुव तारे को देखकर ही लोग अपने रास्ते को चुनते थे, इसलिए इसको पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। ठीक है, अब सब सब तारे जो है वो उत्तर की तरफ ही हैं। तो अब इसी 88 89 में तारामंडल में एक और तारामंडल है जिसका नाम है ओरियन तारामंडल। ओरियन तारामंडल, जो जैसे हम वो ऐसे इस तरीके का बना होता है कि लगता है कि कोई शिकारी है जो ऐसे बाण चला रहा है, ऐसे धनुष चला रहा है, मतलब बाण चला रहा है, तो उसकी आकार का है, तो इसलिए इसको शिकारी तारा भी या हंटर स्टार भी कहा जाता है। मैं अभी मैप बना के आपको दिखाऊंगी, वो मुझे देख के बनाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब है भी माइंड में, लेकिन फिर भी मैं आपको देख के थोड़ा सा एग्जैक्टली बना दूंगी। और दूसरा है तारामंडल केनिस तारामंडल। केनिस तारामंडल जो इसका ही पड़ोसी है, बिल्कुल ओरियन तारामंडल का पड़ोसी है, जिसमें जिसमें क्या है, सबसे ज्यादा चमकने वाला साइरस तारा है। हमने शुरू में पढ़ा था साइरस तारे के बारे में कि सूर्य के बगल में दूसरा सबसे बड़ा तारा है साइरस, है ना। और तो साइरस तारे को हम क्या कहते हैं? डॉग स्टार भी कहते हैं। और डॉग एक भेड़िए की तरह भी दिखता है, भेड़िए को इंग्लिश में बुल्फ कहते हैं, तो उसको बुल्फ स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइरस तारे को डॉग स्टार भी कहते हैं और बुल्फ स्टार भी कहते हैं। ये सबसे चमकीला तारा है किस तारामंडल का? केनिस तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है कौन सा? साइरस तारा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसी तारामंडल के ग्रुप में जिसका जिसका नाम है हाइड्रा तारामंडल। हाइड्रा तारामंडल और सेंटोरस तारामंडल, ये भी तारामंडल है। तो हाइड्रा तारामंडल में कितने तारों का ग्रुप है? 68 तारों का। और सेंटोरस तारामंडल में 94 तारों का ग्रुप है, 94 तारों का। तो पूरे तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल अगर कोई है, सबसे बड़ा समूह है, तो ये सेंटोरस तारामंडल है, सेंटोरस तारामंडल है। और हाइड्रा तारामंडल सेकंड पोजीशन पे आता है, दूसरे स्थान का समूह है। ठीक है, ब्रह्मांड में तारामंडल में दूसरे स्थान का समूह है। ये हमने यहाँ तक सब पढ़ लिया। अब हमारा तारामंडल फिनिश हो गया है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको अब ये बना के दिखा देती हूँ ओरियन और केनिस तारा, ये कैसा होता है। ठीक है, तो मैं नीचे ही बना देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसा होता है, देखो ये दो तारे हैं, यहाँ एक तारा है, यहाँ एक तारा है, यहाँ एक तारा है, यहाँ एक तारा है। तो ये ऐसे किया, जैसे ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, फिर यहाँ एक तारा, ऐसे तारे हैं, ऐसे तारे हैं,
ऐसे हैं, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है कोई बाढ़ चला रहा है, जैसे खींच के ऐसे बाढ़ चला रहा है। और इसी को हम कहते हैं ओरियन तारा, ओरियन तारामंडल। ओरियन तारामंडल या इसी को हम कहते हैं शिकारी तारा, ठीक है। अब इसी के बगल में है ऐसे ऐसे ही करके है। एक बार मैं देख लेती हूँ, किस थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा किस तरीके का बना है। ऐसे ऐसे ये बना, देखो ऐसे। एक यहाँ तारा है, एक यहाँ तारा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, फिर ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। और ये इतने तारे आपस में इनको जोड़ो ऐसे करके, ये ऐसे है। और ये सबसे बड़ा इसका तारा है, इसको कहते हैं साइरस। साइरस ये सबसे चमकीला तारा भी है। चमकीला तारा सबसे ज्यादा चमकीला भी है। तो ये इसके क्या है, इसके बिल्कुल कमर से जुड़ा हुआ है ऐसे, है ना। लग रहा है कि ये हंटर स्टार के बिल्कुल बगल में ही है, ठीक है। तो ये ओरियन तारा हो गया, तारामंडल हो गया। ये तारामंडल आप बिल्कुल नेट पे डाल के गूगल करके देखिएगा कि ओरियन तारामंडल कैसा दिखता है और क्या कहते हैं कैनिस तारामंडल कैसा दिखता है, ठीक है। और थोड़ा सा आप भी डिटेल करिएगा और अपने आप से इसे मैं जो समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, इसको और देख के विजुअलाइजेशन करके जब आप देखेंगे अपने आंखों से तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज हमारा तारामंडल फिनिश हो गया। अब हम क्या शुरू करते हैं, सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। सौरमंडल क्या है हमारा, जो सूर्य के आसपास जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जितने भी ग्रह हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सौरमंडल कहलाते हैं, ठीक है। क्षुद्र, उल्कापिंड, ये सब क्या है, ये हमारे मतलब सौरमंडल में आते हैं। सूर्य के आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सौरमंडल में आती है, ठीक है। तब हम इसको पढ़ेंगे सौरमंडल में। अभी मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि जो सूर्य जो हमारा क्या कहते हैं आकाशगंगा है, आकाशगंगा में सारे तारे हैं। तो तारे जब मर जाते हैं, तारे जब मर जाते हैं और बड़े तारे होते हैं तो वो उनका एक तो काला वामन बन जाता है और एक ब्लैक होल बन के खत्म होता है। तो जितने भी तारे हैं वो इसके कोर में चले जाते हैं मर के। तो सारे ब्लैक होल यहीं इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया। तो जो बीच का कोर एरिया होता है उसको हम कहते हैं बल्ज, ठीक है। और जो इसका बाहरी एरिया होता है वो होता है स्पाइरल। स्पाइरल मतलब जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा ना, वो ऐसे 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 घुमा हुआ होता है, उसी को स्पाइरल कहते हैं। ऐसे ऐसे ये स्प्रिंग होता है ना, ऐसे 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 घुमा हुआ होता है। ये इसका बाहरी एरिया स्पाइरल होता है और अंदर इसके क्या कहते हैं, बल्ज, ठीक है। अब हम अपना शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं हम अपना सौरमंडल। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा अच्छे से समझा पाई आपको और आप समझ पाए होंगे। आप सपोर्ट करिए मेरा, और अच्छे से मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा लगेगा कि मेरी क्लास को लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी और कोशिश पूरी करूँगी, अपने 100% दूंगी पूरा क्लास को। बिल्कुल भी इसमें कोताही नहीं करूँगी कि मेरी क्लास किसी को समझ ना आए। मुझ में जो कमियाँ हैं मैं उसको सुधारती रहूँगी। तो अब हम शुरू करते हैं सौरमंडल। तो अब हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सौरमंडल की शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम सौरमंडल की शुरुआत कर रहे हैं और फिर कल इसको फिर फिनिश कर देंगे अपनी क्लास में। तो सौरमंडल में क्या क्या आता है, सूरज के आसपास जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, जितनी भी चीज सूर्य के आसपास आती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो हमारा सौरमंडल कहलाती है। उसमें हमारी पृथ्वी भी आती है, हम भी सौरमंडल का ही पार्ट है।
अब जैसे कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को बनने के लिए क्या हुआ था, बिग बैंग हुआ था, ठीक है, बिग बैंग। और सौर मंडल के लिए भी 5 नियम बनाए गए हैं। कौन कौन से नियम? 5 नियम है, सिर्फ एक ही नियम मतलब फॉलो किया जाता है, बाकी सब फेल्ड नियम है। फिर भी हम पांचों पढ़ लेते हैं, माइंड में रह जाएंगे। सबसे पहले है मोनो स्टार थ्योरी, मतलब एक स्टार थ्योरी। कैसे कि एक ये सूरज है, ये सूरज है, ठीक है। तो वैज्ञानिक ने कहा कि सूरज से ही टूट टूट के ग्रह बने हैं, सूरज से ही टूट टूट कर ग्रह बने हैं। ये कौन साहब थे? ये थे हमारे कांत साहब। तो इन्होंने कहा कि ये सूरज से ही टुकड़े हो के, मतलब टूट टूट के ग्रह बने हैं। फिर दूसरे उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर दूसरे एक वैज्ञानिक आए, लाप्लाक्स में वैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या किया, सूरज का टुकड़ा एक टूटा, ये सूरज का एक टुकड़ा टूटा, और यहाँ पर क्या, उसी टुकड़े से फिर छोटे छोटे टुकड़े हुए, और वही ग्रह उपग्रह कहलाए, ठीक है। ये लाप्लाक्स का। इसको हम जो कांत का नियम है उसको कहते हैं गैसीय सिद्धांत, यानी कि सूरज की गैस से ही ये सारे ग्रह बने। और जो हमारे लाप्लाक्स सर जो कह रहे हैं वो उसे कहते हैं निहारिका सिद्धांत, यानी कि उसमें विस्फोट हुआ, सन टूटा, उसमें विस्फोट हुआ, फिर ग्रह बने, ठीक है, वो ये कह रहे हैं। फिर कुछ बहुत से वैज्ञानिक एक सवाल उठाने लगे। वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर ये सूरज से बने हैं, ये भी और ये भी अगर सूरज से बने हुए हैं, तो फिर ये ग्रह और सूरज में मतलब सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना, ग्रह की और सूरज की सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो दोनों को जब देखा गया तो दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं, तो ये क्या हो गए, दोनों की दोनों फेल हो गए। तो हमारे मोनोस्टार थ्योरी भी फेल हो गई, ठीक है। फिर आई डुअल स्टार थ्योरी। उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया ये सूरज है, ये सूरज है, सूरज और सूरज के पास ही एक तारा है, उस तारे में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होके ग्रह बन गए, ठीक है, ब्लास्ट होके ग्रह बन गए। तो अब ये बताओ, सूरज भी एक तारा है और ग्रह सूरज के कितने आसपास है, बहुत पास में है। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह कितने पास पास है। अगर ये तारा यही सूरज के पास होगा तो इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, और इसके अंदर भी गुरुत्वाकर्षण। तो ये क्या इतने पास होके ये आपस में ही लड़ जाते, आपस में ही लड़ जाते और ब्लास्ट हो जाता। तो ये तो वैसे सीधी सीधी फेल हो रही है। यही इनका चैम्बरलिन का थ्योरी थी, चैम्बरलिन ने ये थ्योरी दी थी। और दूसरे थे जीन्स, इनकी भी सेम थ्योरी थी। चैम्बरलिन और जीन्स की भी सेम थ्योरी थी कि सूरज था, सूरज के पास एक तारा था, तारा में एक ब्लास्ट हुआ और फिर ग्रह वगैरह बन गए। तो ये भी कोई हजम होने वाली बात नहीं थी कि दो तारे इतने पास रह के आपस में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उनका इतना ज्यादा है कि आपस में ही जुड़ जाएंगे और फट जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये भी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। डुअल स्टार थ्योरी ये भी फेल हो गई। तीसरी आई हमारी डबल स्टार थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या था कि वो किसकी थी, लिलीटन इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था ये सन है, ये सूरज तो अपनी जगह है ही, ये स्थिर है, अपनी जगह है, लेकिन इसी की थोड़ी दूरी पे दो स्टार थे, दो स्टार अगल बगल थे, और दो स्टारों में क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र आपस दोनों का बढ़ा और दोनों आपस में मतलब टकरा गए। टकराने के बाद ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट से क्या हुआ, सारे ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। मतलब सूरज की थोड़ी सी दूरी पे दो तारे थे, वो दो तारे आपस में टकराए और उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद ही ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड वगैरह का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसी थ्योरी को सबसे ऑथेंटिक थ्योरी माना जाता है। ये दोनों नहीं है, ये फेल्ड थ्योरी है, ठीक है। इसी के बारे में पढ़ा जाता है। ये किसकी थ्योरी है, लिलेटन। और ये किसकी थी, पहली थ्योरी कांत और लाप्लाक्स की थी। दूसरी थ्योरी किसकी थी, चैम्बरलिन और जीन्स की थ्योरी थी। तो पता चल गया कि एक ने कहा कि सूरज से गैस अलग होके बना, ग्रह बने, और एक ने कहा सूरज का टुकड़ा हो गया तो छोटे छोटे टुकड़े हुए, टुकड़े में ब्लास्ट हुआ, टुकड़े हुए, फिर बना ग्रह। तो ये भी फेल। एक ने कहा ये सूरज है, ये तारा है, पास पास है, तारे में ब्लास्ट हुआ तो ग्रह बने, ये भी फेल। फिर लिलिटन की ठीक बैठी कि सूरज तो अपनी जगह है ही, उसके बगल में दो तारे थे, दो तारे आपस में टकराए और उनका ग्रह बना, ठीक है। क्योंकि उससे क्या हुआ, ये अलग तारा था, ये अलग तारा था,
है ना? ये कैसे करके ये साबित कैसे हुआ कि ये 2 तारे आपस में टकराए और अलग-अलग मतलब तब ग्रह बने, ठीक है? ये तो हमने फ़ेल कर दी। ये ऐसे हुए कि 2 तारे हैं, ये 2 तारे, ठीक है? और जब हम अपने सौरमंडल में देखते हैं, अपने सौरमंडल में देखते हैं, मैं बताती हूँ। हम अपने ये हमारा सूरज है, सन, और इसके आसपास ही हमारे सारे ग्रह हैं, ठीक है? ये हम बना दे रहे हैं, बीच में लाइन नहीं है, कुछ ऐसे ही ग्रह है ना, ऐसे 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 इस तरीके से, तो ऐसे राउंड राउंड, ठीक है? ये ग्रह हैं आसपास। तो क्या हुआ, इन ग्रहों को जब हमने देखा तो पता चला कि ये अलग है, ये मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सब अलग-अलग हैं। जैसे क्या है कि अभी पृथ्वी पे खड़े हो तो जैसे हम ज़मीन पे खड़े हैं आराम से, लेकिन हम यहीं पर अगर बृहस्पति पे चले जाएँ, तो जितने छोटे तारे हैं, है ना? जितने छोटे तारे हैं उन पे हम मतलब खड़े हो सकते हैं, उसमें वो मजबूत तारे होते हैं, वो मजबूत ग्रह हैं। और जितने बड़े ग्रह यहाँ से चले आए, जितने बड़े ग्रह हैं जैसे बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण, वरुण जितने भी हो गए, वो क्या हो गए, वो बड़े ग्रह हैं और वो इतने फफस हैं, बहुत कमज़ोर हैं कि उन पे हम खड़े होंगे तो धँस जाएँगे। इससे पता चलता है कि जो 2 स्टार आपस में इनका ब्लास्ट हुआ था, तो एक बड़ा तारा था और एक छोटा तारा था। उनसे इनकी सिमिलैरिटी काफ़ी मिलती-जुलती है, इस काफ़ी सिमिलर हैं ये आपस में, तो इसलिए इसको काफ़ी ऑथेंटिक थ्योरी मानी जाती है। अब इसके आगे का क्या है डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? इसको आज इतना ही रखते हैं। कल पूरे बुध, शुक्र हम अपने सारे ग्रहों के बारे में, क्षुद्र ग्रह के बारे में, उल्कापिंड के बारे में, सबके बारे में कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? आज हमने समझ